स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स थे जो डायग्राम समझ लिए थे। आप डायग्राम से अब आपको कब समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैंने वो समझाया तरीका तो आपको बाउंस करेगा। तो इसी वजह से लाइन टू लाइन में समझाया गया कुछ चीज़ें कि आज का टॉपिक जो है हमारा कंपेयर द थ्री सेक्टर्स। हमने सेक्टर्स तो पढ़ लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज, सारे सेक्टर पढ़ लिए। इंडियन इकोनॉमी में ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन तीनों सेक्टर्स को, कि कौन सा सेक्टर जो है कि वो ज़्यादा शेयर दे रहा है, और ये तीनों सेक्टर मिला के कैसे कंट्री को इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत करना, कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मैसी है कि इतनी सारी चीज़ें बनती हैं इंडिया में, चाहे तीनों सेक्टर में ले लें, सारी जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे से लेकर एक्टिविटी होती ही रहती है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है कि कैसे कैलकुलेट करना इन सारी चीज़ों को। क्या सभी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं? क्या एक किसान जो खेतों में अपना अनाज बो रहा है, जो हार्वेस्ट कर रहा है, क्या वो भी पैसे गिने जाते हैं? क्या एक बिस्किट के पैकेट पैसे गिने जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैसी हैं, तो उन्हीं को आज क्लियर कर दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। ओके, you are to get around this problem, economists suggest the value of goods and services should be used rather than adding up their actual numbers। तो हमारे जो कुछ इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने बताया है कि अगर मान लो कोई चीज़ है, एक बिस्किट का पैकेट आप खरीद रहे हैं, तो बिस्किट के पैकेट के लिए क्या चाहिए? पहले किसान जो है वो अपना गेहूँ उगाएगा, मार्केट में बेचेगा, फिर मार्केट में बेचने के बाद उस गेहूँ को कौन ले जाएगा? बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ले जाएगी। इसके बाद उसमें वो और भी चीज़ें ऐड करेगी, उसमें शुगर, उसमें फ्लेवर वगैरह ऐड करके तब जाके वो एक बिस्किट का पैकेट बनाएगी। तो इसमें इकोनॉमिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि जो चीज़ें बन रही हैं उनकी काउंटिंग ना करके सीधे जो फाइनल गुड्स हैं उनकी काउंटिंग की जाए। इस तरह इसमें दिया गया है कि एग्जाम्पल, इफ द 10,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज सोल्ड 8 पर kg, द वैल्यू व्हीट ऑफ द 80,000 की 10,000 जो किलो गेहूं है वो 8% के किलो के हिसाब से बेचा जाए तो कितने का हो गया? 80,000 का हो गया। तो वैल्यू ऑफ 4,000 को अपने coconuts of 10%, the 50,000. Similarly, the value of goods and services three the sector are the calculated and added up. इसी वजह से अगर 5,000 कोकोनट 10 रुपए के हिसाब से बेचे जाए तो हो गए 50,000 के। इसी तरीके से जो गुड्स की वैल्यू है, जो सर्विस की वैल्यू है, वो सब ऐड करके जोड़ ली जाती है। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर समझ में आएगा सही से कि रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन ऑफ वन हैज टू टेक। एक प्रिकॉशन ली जाती है, एक मतलब सावधानी बरती जाती है। नॉट एवरी गुड दैट प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। हर एक गुड्स जो बेचा गया है उसको काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। इट मेक्स सेंस ओनली द इंक्लूड इन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। केवल आपको फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अ फार्मर सेल व्हीट टू द फ्लोर मिल 8 पर kg, 8 रुपए पर kg। एक किसान ने एक फ्लोर मिल को 8 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं बेचा। मिल ग्राइंड्स एंड व्हीट एंड सेल फॉर द बिस्किट कंपनी। उस चक्की वाले ने क्या किया? उस गेहूं को पीसा और जो बिस्किट कंपनी है उसको बेच दिया। क्या रेट में बेच दिया? 10 रुपए। मतलब 8 रुपए उसने गेहूं खरीदा था, 20 पास के उसने 10 रुपए में बिस्किट कंपनी को दे दिया। अब देखना, द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर थिंग्स such as the sugar, oil, make the 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। अब उसने क्या किया कि बिस्किट कंपनी ने क्या किया, उसको उसमें आटा लिया, उसमें ऑयल मिलाया, शुगर मिलाया, फ्लेवर मिलाया, और उसने क्या किया 4 बिस्किट के पैकेट बना दिए। इट सेल बिस्किट द मार्केट इन द कंज्यूमर फॉर 60 रुपए फॉर 15 पैकेट। और मार्केट में उसने क्या किया 60 रुपए के 15 पैकेट जो है वो बेच दिए। बिस्किट आर द फाइनल गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। बिस्किट जो हुए वो हमारे फाइनल गुड्स हुए जो कि कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। तो यही चीज एग्जांपल मैंने पहले बताई थी कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू काउंट की जाती है, जो हम लोगों तक कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं उनकी वैल्यू काउंट की जाएगी। जो इंटरमीडिएट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उनकी वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी, क्योंकि
अगर 15 रुपए का 60 पैकेट 15 पैकेट 60 रुपए के अगर उसने बेचे हैं, उसमें वो पीछे की वैल्यू जो है वो पूरी काउंट कर ली गई है, तब जाके उसकी कीमत 60 रुपए में 15 पैकेट की है, क्योंकि उसमें पहले की कीमत तो पहले ही काउंट की गई है, तब जाके वो इतनी कीमत का हुआ जाके, है ना। तो इसी वजह से जो बीच की जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उनको बोला जाएगा इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन। इसकी वजह से, क्योंकि व्हाई आर द ओनली फाइनल गुड्स आर सर्विसेज काउंटेड, तो क्यों फाइनल गुड्स और सर्विसेज अकेले ही क्यों काउंट किए जाते हैं, वो मैंने बता चुका हूँ कि फाइनल गुड्स सच एज द व्हीट एंड व्हीट फ्लोर एग्जांपल ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, या मैंने अभी बताया कि आटा हुआ उसमें जो चीजें मिलाई गई, ये सब कैसे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। Intermediate goods are used for producing final goods and services. The value of final goods value already includes the value of the all intermediate goods that are used for making the final goods. कोई चीज आगे हुई कि बीज हुआ, फ्लोर हुआ, शुगर हुआ, ऑयल हुआ, ये सब पहले ही काउंट किए जा सकते हैं, तब जाके उसकी कीमत जो है इतनी हुई जाके, बस उनकी जो बीच के ट्रांजेक्शन हुआ उनको इंटरमीडिएट वैल्यू बोले जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोले जाएंगे, और लास्ट में जो फाइनल गुड्स वर्क तैयार होगा कंज्यूमर, वो हमारा एक फिनिश वर्क है और उसी की वैल्यू काउंट की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहां से द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर्स फॉर दैट ईयर। बता रहे हैं कि हर साल जितने भी फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसको काउंट किया जाता है पर्टिकुलर ईयर, मतलब हर साल के बारे में बात कर रहे हैं, ईच ईयर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में फाइनल गुड्स कितने तैयार हुए, सेकेंडरी में फाइनल गुड्स और टर्सरी में सेक्टर्स में कितनी सर्विसेज जो है पैसा बांटा गया, इन सबको काउंट किया जाएगा और यही सब जब टोटल कर दिया जाएगा एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन थ्री सेक्टर गिव द व्हाट कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, इन्हीं तीनों को जब मिला दिया जाएगा तब जाकर कहते हैं कि उस ईयर की या इस ईयर की जीडीपी जो है इतनी रही, जितने फाइनल गुड्स बेचे कंज्यूमर तक उतने की वैल्यू काउंट की जाएगी तीनों सेक्टर में, और वही एक कंट्री की जीडीपी कहलाती है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। It is the value of all final goods services produced within a country during the particular year. GDP shows how big is economy। देखो वही चीज है कि तीनों सेक्टर में जो फाइनल गुड्स है उनकी वैल्यू को काउंट कर लिया जाता है, वही एक कंट्री की जीडीपी है, और जीडीपी जितनी अच्छी निकल के आएगी, जितनी परसेंटेज अच्छी होगी, उतने ही उस कंट्री की जीडीपी, उस कंट्री की कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मेजर की जाएगी। अगर किसी कंट्री की जीडीपी कम आ रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे जो गुड्स वगैरह परचेज हो रहे हैं वो सही से नहीं हो रहे हैं, और किसी कंट्री की जीडीपी अच्छी जा रही है तो इसका मतलब साफ साफ है कि वहाँ पे जो थ्री सेक्टर्स है वहाँ पे उनका काम अच्छा चल रहा है, लोग चीजें खरीद रहे हैं। लोग चीजें कब खरीदते हैं? जब लोगों के पास पैसा होता है। अब देखो एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन इंडिया द बेमोन टास्क ऑफ द मेजरिंग जीडीपी अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। बता रहे कि ये जीडीपी का जो टास्क है बहुत बड़ा टास्क होता है, और इसको कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी है इसकी है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। This ministry, with the help of the various government departments of all Indian state and union territories, collect the information relating to the total value of goods and services and their price of the estimate the GDP। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो कैसे काम करती है? वो क्या करती है कि सारे स्टेट, चाहे यूनियन टेरिटरीज बने रहे चाहे स्टेट बने रहे, उनकी जो गवर्नमेंट है उनसे वो डाटा कलेक्ट करती है कि उनके यहाँ तीनों सेक्टर में कितना गुड्स की बिक्री हुई, कितना सर्विसेज में पैसा गया, सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी से पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तब जाके वो उस ईयर की जीडीपी को शो करती है।